Yeah, Pasha. Sorry, Bharadwaj. Yes, sir. It's very clear now. Okay, okay. You can see the green screen? Yes, sir. Okay, okay. Are there any gray blocks which you are seeing? Blocks, Something disturbing the screen? Or it is perfect lines okay? are there. Some Which line? lines. Black lines? Yeah. That is okay. That I have created as background. But you can see the whole screen properly, right? Yes, yes, it's clear. Okay, okay. We'll wait for 5 more minutes. Yes, sir. Yeah, yeah. So the first question is, when a metal is burnt, its weight is increased by 24%. The equivalent weight of the metal will be. So when a metal is burnt, it will get converted to its oxide. So basically equivalent weight के लिए will just apply the concept of equivalence. So simply the equivalence of the metal is equal to the equivalence of the oxide. Now weight of the metal is increased by 20%. Matlab, if I consider metal as 100 grams, its oxide will be 124. 124. ठीक है, और equivalence के 4 formulas थे. फर्स्ट फॉर्मूला वेट के रिलेटेड, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. दूसरा है वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम. तीसरा है नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम. चौथा है मोल्स इनटू एन फैक्टर. बराबर. तो यहाँ पे वेट्स की बात कर रहे हैं, तो विल डायरेक्टली अप्लाई द वेट का रिलेशन. सो इट विल बी 100 अपॉन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 124 अपॉन. ऑक्साइड है तो हम क्या करेंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट्स लेंगे. सो इन दैट केस इट विल बी मेटल का E एंड ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट. ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 16. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8. लॉकडाउन का असर ज्यादा हो गया लगता है. तो फिर से एक बार बता ना, भूल गया. क्या हो गया? भूल गया ये 8 कैसे आया, चलो भूल गया. देखो इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट अपॉन द चार्ज और द एन फैक्टर. सो ऑक्सीजन इन ऑक्साइड एग्जिस्ट एज वो -2 ना. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है. ओके सर. और डिवाइड बाय 2 करते हैं. ओके सर. तो ऑक्सीजन के लिए याद रखो एटॉमिक वेट 16 होता है, इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, और मॉलिक्यूलर वेट एज O2 विल बी 32. 3 वैल्यूज है, 32 O2 के लिए, 16 सिंगल ऑक्सीजन के लिए, और 8 इक्विवेलेंट वेट होता है. ओके सर. ठीक है. सो अब सिंपल सॉल्विंग करना है. हमने इक्वेशन ले लिया 100 बाई E इक्वल टू 124 अपॉन E प्लस 8. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल गेट इज 100 E प्लस 800 इक्वल टू 124 E. 3.3. So 24 E will be equal to 800. C आएगा सर. 6 E equal to 200. So 100 upon 3, 33.33 will be the equivalent weight. That is option C. So concept of equivalence यहाँ रिवाइज हो गया. Clear है? Yes, sir. Next. In which of the following the number of protons is greater than number of neutrons, but the number of protons is less than the number of electrons? तो हमें 4 स्पीशीज दिए हैं. पहला है D3O+, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन. The number of protons, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनको कंपेयर करना है और कंडीशन के बेसिस पे आंसर करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास ड्यूटेरियम होता है 1D2, ऑक्सीजन इज 816, सल्फर इज 1632, और हाइड्रोजन 1H1. ठीक है. अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों को हमें कंपेयर करना है. पहला D3O+,
तो प्रोटॉन्स के लिए सिंपली आई टेक दिस, ड्यूटेरियम का 3 है, ठीक है, तो 3 प्लस ऑक्सीजन का 8 यानी 11। अब इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली मिल जाएगा ना, अगर प्रोटॉन्स 11 है और D3O प्लस है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, मतलब यहाँ 10 डायरेक्टली लिख दो। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो सल्फर में 8 है प्लस ऑक्सीजन का 2, 16 प्लस 16 Sorry. 32 सल्फर 16 और ऑक्सीजन का 16, 32, और न्यूट्रल स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 32 ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। 32 सल्फाइड यहाँ पे सीधा प्रोटॉन 16, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 18 2 18 और OH नेगेटिव, O का 8 प्लस H 8, का 1, 9 तो ये 9 और 9 नेगेटिव और है 10 मतलब एक ऐड हुआ तो 10, ठीक है। मास से अब न्यूट्रॉन मिल न्यूट्रॉन्स, जाएंगे, मास माइनस प्रोटॉन। रुको न्यूट्रॉन्स के लिए पहले ड्यूटेरियम का 1 न्यूट्रॉन होता है और ऑक्सीजन का 8, तो वापस यहाँ पे 11 ही आएगा। सल्फर के लिए न्यूट्रॉन 16 होता है, टॉप माइनस बॉटम, और ऑक्सीजन के लिए 8, मतलब वापस 8 इंटू 2, 16 16 32 हो गया। सल्फर के लिए न्यूट्रॉन्स 16 हो जाएंगे, और O और H के लिए न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? O का कितना है? 0, O का 8 है और H का 0 न्यूट्रॉन होता है, इम्पोर्टेंट है, तो OH का न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला था? प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन किसमें ग्रेटर है न्यूट्रॉन से? OH, OH में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और प्रोटॉन्स लेस किस में है इलेक्ट्रॉन से? वो भी OH में, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट ऑफ टोलुइन और डाइक्लोरोबेंजीन के तीनों आइसोमर्स। सबसे पहले डाइक्लोरोबेंजीन को हम कंपेयर कर लेते हैं। P सबसे कम होगा, सबसे कम पैरा वाला का सबसे कम होगा, फिर मेटा नहीं, फिर अच्छा ऑर्थो का सुनो, डोंट इंटरप्ट, मैं बताता हूँ, फिर आप वेक्टर ऐड हो जाएगा। आप सुनो ऑर्थो में वेक्टर ऐड हो जाएगा। जन्म सुनो, लेट अदर्स आल्सो लिसन। अच्छा, हाँ, सर। डाइक्लोरोबेंजीन में Sorry, सबसे sir. पहले हम क्या करते हैं? डाइपोल्स को कंसिडर करते हैं। तो ये कार्बन अपना sp2 है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो द डाइपोल विल बी इंडिकेटेड टुवर्ड्स क्लोरीन, दोनों केस में, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करते हैं? थीटा यानी एंगल को देखते हैं ना, ऑर्थो के लिए एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। 60 पैरा के लिए 180 180 और मेटा के लिए 120 120। अब रिलेशन क्या है डाइपोल मोमेंट का और थीटा का? वेक्टोरियली ऐड करना होता है। जितना कम उतना डाइपोल ज्यादा, जितना Correct. थीटा कम उतना डाइपोल मोमेंट पैरेललोग्राम ज्यादा। लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से म्यू एंड थीटा का रिलेशन उल्टा होता है ना, हाँ, तो लेस द एंगल मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट, बराबर? यस सर। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अपना किसका हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो उसके बाद मेटा टोलुइन आएगा। और पैरा क्या होगा? 180 डिग्री के हिसाब से ये 0 हो जाएगा ना, पैरालिस्ट होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन 0 हो जाएगा। अब टोलुइन will have some dipole moment, it will not be a zero dipole moment ना, it will be more than this thing ना, मेटा it will be more than पैरा only। टोलुइन मेटा के लिए तो 2 क्लोरीन का एंगल 120 है और 2 क्लोरीन will have a dipole moment higher than 1 methyl on benzene। मतलब सबसे पहले तो ऑर्थो आएगा, फिर क्लोरीन मेटा 120 आएगा, का वेक्टर, फिर हाँ ठीक है, 120 पे third वेक्टर पे आ होता है जाएगा। तो सेम ही पैरा रिजल्टेंट सेम ही होता है, 120 पे वेक्टर होता है। और पैरा का 0 होने की वजह से सबसे लीस्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 2 1 4 4 यानी ऑप्शन B, 2 1 4, दैट इज ऑप्शन बी। तो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड द एंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट वेरिएशन बताता हूँ। अगर आपका क्लोरोबेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप होता, मतलब ऑर्थो पर वो EWG और वो EDG है, तो क्लोरीन EWG है, तो उसमें हाँ। वेक्टर टुवर्ड्स क्लोरीन होगा।
और इस केस और में away मिथाइल में away अवे फ्रॉम क्लोरीन, अवे फ्रॉम मिथाइल। away मतलब टुवर्ड्स डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन होगा, राइट? मतलब CH3 ऐसे में अवे फ्रॉम CH3। तो इस केस में हम क्या करते थे, इसको एक्सटेंड करते थे और अब इसका 120 थीटा जो लेते थे वो 60 ना लेकर 120 डिग्री लेते थे, 120। ठीक है? तो ये एक Yes, sir. इम्पोर्टेंट वेरिएशन था जो ध्यान रखना है। इट विल नॉट बी 60 डिग्री, इट विल बी 120। वेक्टर को देखना है, Yes, sir. ओके? माइक म्यूट कर दो ना सब लोग, डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है, प्लीज। ओके, नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है? इन जूल पर ग्राम ऑफ 5 substances A, B, C, D and E are respectively given. Latent heat of fusion का values दिया है. Which of the following pairs has the same value of delta H fusion? Same value of delta H fusion. तो आप देखोगे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट जूल पर ग्राम है और डेल्टा एच जो होता है वो जूल पर में होगा, मोल होता है। तो पर ग्राम को हमें पर मोल में कन्वर्ट करना मोल है। में होगा। So delta H of fusion will be equal to latent heat of fusion multiplied by molar mass, ठीक है? तो डेल्टा H of fusion हमें A, B, C, D, E पांचों के लिए निकालना पड़ेगा। We have to just multiply the values given. तो A के लिए latent heat of fusion का वैल्यू है 80, फिर 45, फिर 90, 45, 45 और मोलर मासेस दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में। विल जस्ट मल्टीप्लाई द मोलर मासेस। पहला है 18, फिर 20, 30, 60 एंड 30। अब किन दोनों का सेम है, बस वो वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखोगे C का और D का वैल्यू हाँ सर सेम है। 2700 आ रहा है। मतलब जो पेयर जिसका हीट ऑफ फ्यूजन सेम होगा दैट विल बी C एंड D। क्लियर? yes sir ओके, नेक्स्ट काफी कॉमनली पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिस? और बेसिस दिया हुआ है आपको OH नेगेटिव, एसिड से NH2 नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एसिटिलीन एंड कार्बन आयन दैट इज CH3 CH2 माइनस। तो बेस के स्ट्रेंथ के लिए Conjugate हमेशा conjugate acid एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं और एसिड्स फाइंड करने के लिए इसमें H ऐड कर दो तो ये वाटर बन गया, ये अमोनिया, ये एसिटिलीन और ये इथेन। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? वाटर। वाटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द कंपैरिजन। सो वाटर के बाद आई थिंक एसिटिलीन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिलीन, देन अमोनिया, then ammonia. वीकर एसिड, एंड अल्केन्स जो है वो तो वीकेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। फिर अभी बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा The strong acid has a weak conjugate base, Lorry-Bronsted theory. तो OH माइनस सबसे लीस्ट आएगा और कार्बन आयन सबसे पहले आएगा। मतलब the answer will be option A. Remember, water is stronger acid than acetylene. और ये एक ऑर्डर आप याद रख सकते हो, वाटर, एसिटिलीन, अमोनिया और इथेन। ओके, so could you show one nitrogen compounds का question related to basic strength? ओके। नाइट्रोजन में बेस का स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना था?
एक Hydrogen वाटर का था, compounds. फिर So this thing there's an exception. Secondary amines का maximum होता है. हम्म, फिर tertiary और primary खाली वो क्या बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइड के लिए वो एक्सेप्शन होता है. मिथाइल देखो अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो उसमें 2 डिग्री अमाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, then 3 बिकॉज दो इफेक्ट्स को बैलेंस ऑफ करता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट. ठीक है, इसमें जब मिथाइल का ग्रुप होता है तो मिथाइल वाले अमाइन में द एच बॉन्डिंग या सॉल्वेशन इफेक्ट इज डोमिनेंट इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए ऑर्डर होता है 2-1-3. लेकिन बाकी सब अल्काइल ग्रुप्स के लिए इथाइल और उसके अलावा एंड ऑनवर्ड्स 2 तो पहले आएगा ही 3 और 1 में वो देखना होता और उसके बाद 3 और 1, बिकॉज इस केस में हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन इफेक्ट. है. Sir, and there was one order for that aromatic amines. aromatic or these aromatic or the less Yeah, देखो अगर alkyl अमाइंस में हमारे पास एलिफेटिक अमाइन है, aliphatic. उसके बाद बेंजाइल यानी फिनाइल अल्काइल अमाइन जिसको बोलते हैं, फिर अमोनिया फिर अमोनिया फिर और अरोमेटिक वाले अमाइंस. तो एलिफेटिक अमाइंस बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर. देन बेंजाइल होता है, फिर NH3 और एनिलीन में NH3 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस बिकॉज एनिलीन के केस में द लोन पेयर इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड. तो ये एक जनरल ऑर्डर था. उसी में अगर एलिफेटिक की बात करें तो जनरली हम 2-3-1 याद रखेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ 2-1-3 फॉर द मिथाइल ग्रुप, ऐसे याद रखना है. Sir, and in water the order is different. ये वाटर का ही ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर दिया है ना, दिस इज फॉर वाटर. अगर अमाइंस का स्ट्रेंथ आपको गैसियस फेज में पूछा जाए tertiary is max तो पानी है ही नहीं ना, तो इस केस में एक ही इफेक्ट वहां पर अप्लाई होगा, दैट इज इंडक्टिव. Inductive. इंडक्टिव क्या करता है, बेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस आई ना, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, अगर गैसियस फेज दिया है तो 3 to 1. 3-1. समझा? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम. कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड को बढ़ाता है, बैकवर्ड को, या दोनों को? कैटलिस्ट भेदभाव नहीं करता, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली. ओके. एंड कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता. नहीं टेम्परेचर करता है. हाँ, equilibrium constant is only affected by temperature, and that dependency is dependent on whether the reaction is exo या endo. याद है? एक हमने इस इक्वेशन जैसा रिलेशन बताया था, K equilibrium equal to equilibrium constant Z into e raised to minus delta H by RT. Everyone, K equilibrium is Z e raised to minus delta H by RT. ठीक है. अब कंडीशन अगर एक्सो है तो डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव. जनाब आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. जनाब कनेक्शन आई थिंक स्लो है आपका. क्या आपका साथ? ओके. हाँ यार, हाँ वो नहीं है वाईफाई. हाँ मैं बाहर निकल रहा हूँ इधर से, पता. हाँ तो आपका आवाज वो कट कट के आ रहा है, अजीब आ रहा है. हाँ सर करता हूँ ओके. सो एक्सो है तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, तो एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये वाला टर्म डिक्रीज होगा, तो K इक्विलिब्रियम घट जाएगा, डिक्रीजेस. तो K इक्विलिब्रियम इज इनवर्स टू टेम्परेचर फॉर एक्सो, लेकिन जब एंडो होगा तो डायरेक्टली
equilibrium constant increases with increase in temperature. Please remember. So there is no direct relation कि equilibrium constant हमेशा temperature से बढ़ता है. वो बढ़ेगा जब reaction endo होगा, लेकिन वो घटेगा जब reaction exo होगा. ठीक है, तो ये एक important relation equilibrium constant का temperature के साथ. ठीक है, और इसको याद कैसे रखोगे आप? endo high exo low. Exo भी was low. हाँ, वो भी अपना LCP का कॉन्सेप्ट तो था ही. She had डकार मार रहा है कोई यार. अरे म्यूट करना है. माइक म्यूट करो प्लीज, टाइम पास नहीं करना है अपने को. लेट्स बी अरे सीरियस. मैंने नहीं किया यार. जो भी कर रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ. ठीक. सो एलसीपी में एंडो मतलब हाई और एक्सो मतलब लो, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो. ठीक है. अच्छा, ये इक्वेशन को याद रखने का एक सिंपल टेक्निक क्या है? आरएनएस इक्वेशन. तो आरएनएस रेट कांस्टेंट के लिए था, एंड दैट इज इक्वल टू के इक्वल टू ए रेज़ टू माइनस ईए बाय आरटी. ठीक है, और इस केस में तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही रहेगा. तो रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर आर ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्सो या एंडो. Also, so समझ गए बात? हाँ हाँ कुछ. catalyst affects the rate constant. No, it doesn't affect the equilibrium constant. हाँ, कैटलिस्ट डज अफेक्ट द रेट, बट कैटलिस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इक्वली अफेक्ट एक्टिवेशन करेगा ना. एनर्जी को Activation घटाएगा ना. को घटाएगा तो rate constant affect होगा ना. हाँ. Catalyst. When activation energy is decreased, the rate will increase. Yes. तो K का EA के साथ उल्टा रिलेशन है, K का T के साथ हमेशा डायरेक्ट है. ठीक है. यस सर. Yes, sir. ओके, अब आते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर. The vapor pressure of the solution of two liquids A and B, जिसका pure vapor pressure ये not 80 और 120 respectively दिया है, and इस solution का जो vapor pressure है वो कितना है? 100 mm, जब उसका mole fraction 0.4 है. तो the question is, the result shows that solution exhibits ideal behavior, positive deviation, negative deviation, या will show positive deviation for lower concentration and negative 32 for plus higher. 72. Negative. 32 plus 72. 4. It's more than one. Positive deviation. अच्छा, आप नहीं. ऑब्जर्व को जब कैलकुलेटेड से कंपेयर करते हो Then और ऑब्जर्व कम आया तो क्या? negative. ऑब्जर्व्ड. Negative deviation. बराबर नेगेटिव. हाँ. नेगेटिव. देखो, ये मिस्टेक हो सकता है. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. सो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, मतलब पीए प्लस पीबी. फिर राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है. P naught X सिमिलरली naught. पीबी क्या होता है? पीबी नॉट इंटू एक्सबी. अब प्योर वाला वेपर प्रेशर दिया हुआ है 80, मोल फ्रैक्शन है 0.4, प्लस इसका प्योर है 120 और ये है 0.6, बराबर ना. सो दिस विल बिकम 32 प्लस 72, मतलब कितना हो गया? 104 mm. 32. सो अब P ऑब्जर्व्ड जो है, ये ऑब्जर्व्ड है ना. जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है याद रखो दैट इज ऑब्जर्व्ड. ये सोल्यूशन का ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है. तो ऑब्जर्व्ड 100 है, Is और less वो अपना than P कैलकुलेटेड से calculator. कम है, मतलब वेपर प्रेशर कम होना, यानी सोल्यूशन कैसा डिविएशन बता रहा है? नेगेटिव. Negative deviation. So simply on comparison we see that the solution will show the negative deviation. अच्छा, अब नेगेटिव डिविएशन के बारे में और बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दो. हाँ. मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप. हाँ, अब सुनो आई जस्ट समराइज द थिंग. सबसे पहले जो नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर. विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर. Vapor pressure. तो when I say negative deviation, मतलब P of the solution would be less than P of the calculated, जो हमने ऑलरेडी देखा. ठीक है. अब नेगेटिव डिविएशन का मतलब लो वेपर प्रेशर. लो वेपर प्रेशर का मतलब हाई Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट.
हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंटरएक्शन कैसा होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट इंटरएक्शन दोनों के बीच में कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक अरे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कंडीशन ए बी इंटरएक्शन मिलने के बाद ए Then A. और ग्रेटर देन ए एंड ए बी 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 से स्ट्रॉन्ग होगा। ज्यादा होगा ठीक है, ए बी इंटरएक्शंस विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए एज वेल एज बी बी। बाकी सब अब जब बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है तो वो एक अजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा एट सम Maximum पर्टिकुलर boiling. कॉन्सेंट्रेशन, सो ये मैक्स Maximum boiling बॉइलिंग अजियोट्रोप बनाता है। HNO3 and water. मैक्स बॉइलिंग 68% concentration Yes. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को मैं जस्ट लिस्ट डाउन करता हूँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था, HNO3 water हाँ, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल इज एसीटोन एंड CH3. वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्यों होता है उसका रीजन? एसीटोन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होते हैं हाँ और क्लोरोफॉर्म में H bonding बना देंगे. वेंडर वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो ए इंटरेक्शन कैसा हो गया? डाइपोल डाइपोल। बी इंटरेक्शन कैसा हो गया? वेंडर वॉल्स। लेकिन जब ए और बी मिलेगा तो यहाँ पे H डेल्टा bond. माइनस और डेल्टा प्लस अट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा ए बी H इंटरेक्शन bonding. विच इज एच बॉन्डिंग। तो ए बी स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं? yes ठीक है, तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर। देन एसिड एंड वाटर के एग्जांपल्स, यानी नाइट्रिक एसिड HCl वाटर, दूसरा ऑस्ट्रोल्स प्रोसेस में हमने पढ़ा है HNO3 एंड वाटर। फंडा क्या है? HCl और पानी मिलने के बाद आयोनाइज हो जाएगा। yes आयोनाइज होने के बाद उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड Ionic के bond हो जाएंगे। अट्रैक्शंस होंगे जो कि ऑब्वियसली किसी और अट्रैक्शन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसलिए एसिड एंड वाटर आर ऑलवेज एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इसके अलावा और एग्जांपल की अगर बात करूं तो एसीटोन एंड एनिलीन is one more हाँ। important example. Aniline and phenol. Aniline and phenol. दूसरा क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन का एग्जाम्पल। बस, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना है, ये सब मैंने लिस्ट कर दिए। एसीटोन क्लोरोफॉर्म द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर। इन दोनों को भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद एसीटोन के साथ एनिलीन, फंडा सेम ही है एच बॉन्ड का। एनिलीन के साथ फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन। क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको सब कंडीशन पॉजिटिव डिविएशन का मिल जाएगा। yes नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा H नेगेटिव डेल्टा V हाँ नेगेटिव. हाँ हाँ, नेगेटिव डिविएशन जब होता है तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग विल बी less than 0 लेस। Negative. नेगेटिव मतलब सब कुछ लेस हो जाएगा। फिर डेल्टा V ऑफ द मिक्सिंग डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा ना पर विल बी लेस देन 0। हाँ, जो एंट्रोपी होता है डेल्टा S उल्टा होता है विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ठीक है, और जब डेल्टा H नेगेटिव होता है और डेल्टा S पॉजिटिव होता है तो डेल्टा G माइनस डेल्टा एस वाला दे दो। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव माइनस Positive. प्लस विल ऑलवेज बी माइनस, ऐसे याद रखना है। डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस एंड Yes. प्लस विल ऑलवेज बी माइनस, मतलब लेस देन 0। यानी ये क्या इंडिकेट करता है? वेरी स्पॉन्टेनियस वेरी स्पॉन्टेनियस वेरी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होगा। But delta S surrounding always positive. सराउंडिंग नहीं है, ये मिक्सचर डेल्टा है। एस मिक्सचर है नहीं सराउंडिंग भी था ना एक। डेल्टा एच सराउंडिंग इज डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम अपॉन टी। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। ओके सर। और डेल्टा एस मिक्सचर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का नेगेटिव होगा क्योंकि टोटल नेगेटिव 0 होता है ना। देखो, डेल्टा एच सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज क्यू Delta H. रिवर्सिबल अपॉन टी। T. क्यू रिवर्सिबल मतलब क्या? माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, क्योंकि ये क्यू रिवर्सिबल डेल्टा एच सराउंडिंग का होगा और सराउंडिंग से सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है ना।
तो इसीलिए हम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी लेते हैं। अब जो भी डेल्टा एच का साइन है उसके बेसिस पे सराउंडिंग का डेल्टा एच मिल जाएगा। ठीक है, मिक्सचर का भी डेल्टा ऐसे तो उसका ऑपोजिट ही होगा ना, मिक्सचर का अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा। करेक्ट, और वो दिख भी रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C2BrFClI। तो दिस इज ऑफ द टाइप C2H4 ना, Yes. मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? Double bond C. अल्कीन का double bond एंड 4 वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय हैलोजन। अब कितना पॉसिबिलिटीज है? लेट्स से मैं यहाँ पे फ्लोरीन को प्लेस करता हूँ, तो इन वन केस आई कैन हैव ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। 3 होंगे शायद। नेक्स्ट आइसोमर के लिए फ्लोरीन फिक्स रखता हूँ, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लेता हूँ, पढ़ दो। यहाँ पर आयोडीन और ब्रोमीन बचेगा। बचेगा। और 3 तीसरा होंगे, 3। केस, 3 होंगे सर। नहीं सुनो, नहीं आंसर रॉन्ग है, नहीं, क्यों रॉन्ग है? आंसर 3 नहीं होगा, फिर हर एक का वो भी होगा ना, Cis-trans। सिस्ट्रांस। Cis-trans। हाँ वो तो बेटर वर्ड EZ होगा ना। इजेड। हाँ उनके दोनों तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर बात करें तो 1, 2 और 3 होगा, लेकिन हर स्ट्रक्चरल आइसोमर में 2 स्टीरियो भी बनेगा ना। तो टोटल आइसोमर्स बोला है, मतलब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 6 6। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनिक का अच्छा क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A of the formula C7H8O, ऐसे ऑप्शंस में दिया है, फिनॉल होगा सर। ऑप्शन में दिया हुआ है देखो। हाँ फिनॉल रिलेटेड ही है, बराबर। और वैसे भी अगर सिंगल ऑक्सीजन है और कार्बन 6 से ज्यादा है, हाँ वो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड तो OH और डेफिनेटली होगा। CH3। फिनॉल रिलेटेड भी होगा क्योंकि NaOH में हो रहा है और NaCO3 में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप है ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब क्या क्या बोला है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल है NaOH में। Now we know that phenols dissolve in alkali but not in bicarbonate। ये एसिड ही चीज होता को है, याद रखने के लिए मैंने एक Acid ही चीज होता है बताया सर। था। हाँ सुनो। सबसे बाइकार्बोनेट सिर्फ एसिड, एसिड सबके अंदर होता है, फिर फिनॉल फिर जाते हैं तो strong फिर वाटर होते हैं, और फिर नॉर्मल अल्कोहल। नॉर्मल अल्कोहल। फिर अब वाटर सुनो, जो। हाँ ठीक है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड followed by phenol। फिनॉल फिर Phenol is वाटर, stronger than water and water is stronger than अल्काइल अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, तो Alcohol। एसिड सबसे स्ट्रांग होने की वजह से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है स्ट्रांग वाला, और वीकर बेस बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। फिर लेडर टाइप में क्या बोला? फिनॉल सिर्फ मेटल और स्ट्रांग बेस के साथ। वाटर जो है वो, अब वाटर सिर्फ को metal वैसे के- इनऑर्गेनिक है नहीं। तो वो सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, एंड अल्कोहल भी सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। बराबर, ये लेडर ऐसे याद रखना है। तो NaHCO3 के साथ सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है, इसलिए इसका क्वालिटेटिव टेस्ट भी हो जाता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कोई कंपाउंड बेस में डिसॉल्व कर रहा है बट नॉट इन बाइकार्बोनेट, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल ही रहेगा। माइक म्यूट करो प्लीज। किसी का माइक ऑन है? ओके ठीक है, तो soluble in NaOH but not in bicarbonate, फिनॉल कंफर्म हो गया। अब एक और कंडीशन बोला है कि ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स अ ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। अब फिनॉल का जो ब्रोमिनेशन होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो हमें पता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। यस 2,4,6 आने के लिए मिथाइल को कौन सी पोजीशन लेनी पड़ेगी? मेटा पे। मेटा पे, तो द आंसर हैज टू बी मेटाक्रिसॉल। हम ऑर्थो और पैरा को कंसिडर नहीं कर सकते, राइट? यस सर। ठीक है, सो द आंसर इज मेटाक्रिसॉल। सर एक और बार समझाओ ना सर।
देखो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल है NaOH में बट नॉट इन बाइकार्बोनेट, तो कंफर्म हो गया फिनोलिक की बात कर रहे हैं, फिनोलिक कंपाउंड की। दूसरा, जब ब्रोमीन वाटर ट्रीटमेंट किया तो हमें पता है कि वो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देता है। अब वो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट में हमें पता है दैट द ब्रोमीन ऑक्यूपाइज 246 पोजीशन। हाँ सो वो 246 पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए ये खाली होना चाहिए ना। हाँ बराबर। रिसोल में जो मिथाइल है वो मेरा यहीं पे होना चाहिए। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। Hence, before bromination, the compound which they are talking is metacresol. Next, बहुत अच्छा question. Which statement is true regarding following reaction? Trans-butene with on the arrow एक compound दिया हुआ है 4-oxy acid है। HC peroxyformic acid. OH, इसको बोलते हैं peroxyformic acid, या जनरली मैं peroxy acid बोल सकता हूँ। 4-oxy acid है, strong oxidizing agent। Now, when alkenes are reacted with peroxy acid, Epoxide. RCO3H, तो क्या होता है, ये जो एक ऑक्सीजन है Epoxide. peroxy acid का, वो निकलकर डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है। Yes। ऐड होने पर Epoxide एक है। साइक्लिक ईथर बनाता है जिसको हम इपॉक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है, OH आ जाता है। तो आजू बाजू OH ऐड हो जाएगा OH एंड इट विल फॉर्म द ग्लाइकॉल्स या डायोल्स। तो रिएक्शन ये है कि अल्कीन्स ऑन इपॉक्सिडेशन या रिएक्शन विद पेरोक्सी एसिड इपॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोलाइज करके डायोल्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको पूछा है ये कौन से टाइप का एडिशन है, सिन है कि एंटी है? ये ट्रांस वाला होता है। नहीं, पहले इपॉक्सिडेशन जो इपॉक्साइड वाला रिएक्शन है वो सिन है कि एंटी एडिशन है? ये वाला एंटी होता है। एंटी होता दिस है। इज एन एंटी एडिशन। आपने दिया हाँ, तो ट्रांस पे एंटी होता है। अब सुनो तो फिर- सुनो जनाब, रुको। फर्स्ट पॉइंट, इपॉक्सिडेशन इज एन एंटी एडिशन, ठीक है। एंटी में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा याद रखना है? क्लोरीनेशन। BTLC। हाँ, एक और है BTLC, बर्च ट्रांस देता है ट्रांस और लिंडार सिस देता है। तो ये बर्च वाला एंटी एडिशन होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया वाला, Yes, sir। ठीक है। उसके अलावा ब्रोमिनेशन, हाँ, trans- alkenes का ब्रोमिनेशन, the Br are added across the double bond in opposite positions, rather opposite sides, क्योंकि वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाता है। तो सिंपली एक समरी याद रखो कि एंटी एडिशन में इपॉक्सिडेशन होता है, बर्च होता है और ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन। एंटी के एग्जांपल्स क्या क्या है? इपॉक्सिडेशन, बर्च और ब्रोमिनेशन, 3 एग्जांपल्स, ओके। और सिन में वो होता है अल्कलाइन KMnO4। हाँ, अल्कलाइन KMnO4 और NaNH3 वाला। लिंडार लिंडलार इज पैलेडियम कार्बन वाला, H2PD है, हाँ। acid भी है, sir। NaNH3 वाला H2PD भी है, sir। और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी था, सिमिलर टू अल्कलाइन KMnO4। यस OSO4। तो सिन में इंपॉर्टेंट क्या है? अल्कलाइन KMnO4 जिसको बेयर्स टेस्ट बोलते थे, बेयर्स। Yes, sir। फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड वाला रिएक्शन OSO4 और लिंडलार्स वाला रिएक्शन। ये 3 एग्जांपल याद रखना है, ओके। तो एंटी एडिशन तो हो गया, मतलब ऑप्शन में बी और सी आएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट में हाइड्रोलाइज करके जो डायोल बनाता है वो रेसमिक होता है कि मीजो होता है, वो फाइंड करना है। Sir, ट्रांस पे एंटी होता है तो मीसो बनता है, मीसो। वेरी गुड। ट्रांस में एंटी मीसो और ऑपोजिट में रेसमिक वो बनता है। अब सुनो, मैंने इसका ट्रिक क्या बोला था? ट्रांस हो क्या होता है? एंड ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, अपोजिट। एंटी मतलब ऑपोजिट, सेम ठीक है। होगा।
सेम तो ट्रांस और एंटी जब साथ में होता है ना, वो सेम The टाइप का same. स्ट्रक्चर बनाता है। सेम मतलब क्या? मीजो। Meso. और अल्कीन में सिस होगा और एडिशन एंटी होगा। तो तो सिस racemic मतलब mixture। सेम, एंटी मतलब ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट हाँ। में क्या बनेगा? ये रेसमिक Racemic। बनाएगा। Racemic mixture. एक बार फिर से, ट्रांस विद एंटी इज सेम सेम सेम, मतलब ट्रांस में ऑपोजिट, एंटी में ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट है मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यानी मीजो। सिस मतलब सेम साइड एडिशन, लेकिन एंटी मतलब ऑपोजिट, तो ये दो आइसोमर्स देगा, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इसका ऑपोजिट केस अगर ट्रांस के साथ सिन होगा तो Racemic mixture. Racemic। रेसमिक देगा, और सिस के साथ सिन होगा तो मीजो Meso. देगा। बस यही 4 केस है, समझा? हाँ. Compound Yes, A sir. and B are formed by anti-addition, and trans will give meso and cis will give racemic. Hence, the correct answer is option C. Clear? Yes, A sir. very good question of organic related with anti and syn addition concept. Next, again a good question. Hemotimine। Which of the following is Carbene। not formed as an intermediate in the Riemer-Tiemann reaction between phenol and alkaline chloroform? Phenol and alkaline chloroform. D Riemer है क्या? Tiemann D तो D। हाँ, आंसर डी है। E वैसे है। ऑप्शंस देखोगे है। ना तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ। कार्बिन तो बनता डाइक्लोरोकार्बिन है। एक न्यूट्रल स्पीशीज था, चार्ज स्पीशीज नहीं है। वही। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ डिटेल्स मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। मैंने ऑलरेडी थोड़ा पार्ट मैकेनिज्म का करके रखा है। तो सबसे पहले रीमर टीमन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एंड KOH रिएक्ट करता है। सो अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 एंड KOH। तो यहाँ पर CCl2 मिलता है विच इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन, एंड KCl एंड H2O। ठीक है, अब डाइक्लोरोकार्बिन का खास बात क्या है? दिस कार्बन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड Electrophilic। acts as an electrophile। फाइल। ठीक है, और फिनॉल जो है अल्कलाइन मीडियम में फिनॉक्साइड की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है? फिनॉक्साइड, ये वाला है ना। तो फिनॉक्साइड विल बी एडेड विथ डाइक्लोरोकार्बिन। अब क्या होगा? द ऑक्सीजन लोन पेयर विल बी delocalized here with the shifting of pi electron. The ortho position will become electron rich। ठीक है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कीटोनिक। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर ये माइग्रेट करेगा तो पैरा पे भी आएगा, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस शिफ्ट करेगा तो यही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। ऐसा नो? तो Yes, sir. फिनॉक्साइड से ये और ये स्ट्रक्चर सब रेजोनेटिंग है। ओके, अब क्या होगा? दिस ऑर्थो पोजिशन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, ये वाला। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इस एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, डोनेट करने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल फिक्स है, ये डबल फिक्स है। यहाँ पे बॉन्ड आएगा C विथ Cl एंड Cl, और क्योंकि कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज हियर, मतलब नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे एक H तो है ही ना। नेक्स्ट स्टेप में दिस H विल ब्रेक डाउन एज H प्लस, और वो H प्लस यहाँ पर आ जाएगा CHCl2। तो यहाँ पर वापस ये डबल डबल और डबल फिक्स है, और ये हो जाएगा CHCl2, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या होता है? अल्कलाइन मीडियम में द Cl गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH, एंड दो OH अगर सेम कार्बन पे है तो जेमिनल डायल अनस्टेबल होता है।
aldehyde बनेगा. वो अल्डिहाइड बनाता है. दिस इज हाउ वी एक्चुअली गेट द अल्डिहाइडिक ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन, सैलिसिलिक एल्डिहाइड. सैलिसिल अल्डिहाइड. और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है. हाँ वो आपके फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पर रेजोनेट करेगा और यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा बना देगा. एंड वी विल गेट फिनॉक्साइड. वो माइनस बनेगा, उसके अंदर वापस हाइड्रोलाइज करके ऐसा, और यहाँ पे CHO, और फाइनली वापस H फिनॉल विद plus. CHO हमें मिलेगा सैलिसिल अल्डिहाइड. ठीक है, ये मैंने करके रखा. ठीक है. सो अब आप देख सकते हो ऑप्शन ए, इज दैट अ वैलिड इंटरमीडिएट? यस सर. Yes. ये वाला है ना. ऑप्शन बी जो है ये वाला इंटरमीडिएट है. ओके. और ऑप्शन सी में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी दिस. मतलब CHO की जगह CHClCl लिख के तो एक ही बात है ना. दिस इज सिमिलर टू व्हाट इज C इंटरमीडिएट. क्लियर? So option A, B, C are valid intermediates, but CCl2 negative is not a valid intermediate for Rimer-Tiemann. अब Rimer-Tiemann के कुछ एडिशनल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं. यहाँ देखो, मिसलेनियस Rimer-Tiemann रिएक्शन. यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन दिया है एंड Rimer-Tiemann का रिएजेंट है CHCl3KOH. इसमें प्रोडक्ट जो है वो आपका बनता है क्लोरोबेंजीन. ध्यान दो, साइक्लोपेंटाडाइन दिया था और क्लोरोफॉर्म KOH के साथ वो क्लोरोबेंजीन बनाता है. अब कैसे बनाता है, जस्ट एक एड ऑन एग्जांपल लिया है मैंने. तो सबसे पहले साइक्लोपेंटाडाइन में 2 H है यहाँ पर. ठीक है. और आपका बेसिक मीडियम है. बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगा, ये H जो है किक आउट हो जाएगा. क्यों किक आउट होगा बोलो? H3O plus H2. सोचो. किक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा. स्टेबल है ना ये, वो है Huckel's rule. बन जाएगा एरोमेटिक. Huckel's rule. यस. Huckel's rule. हाँ Huckel's rule. साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, क्योंकि ये कार्बन sp3 है. 2N plus 2E minus. लेकिन बेसिक मीडियम में जब H यहाँ से निकाल दोगे, एक H बचेगा फिर भी. तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनाइन बोलते हैं इसको, दिस इज एरोमेटिक एंड हाईली स्टेबल. Stable. अब ये ऐड करेगा CCl2 को. वापस डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट तो है ही इसका. ठीक है. Yes sir. अब ऑन रिएक्शन ये CCl2 क्या करता है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड कर देता है और ऐड करके इस तरह का एक साइक्लिक रिंग बना देता है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर रिंग एक्सपांशन का केस आता है, जहां पर 5 से 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबलाइज होने के लिए करता है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जब ही CCl2 ऐड करता है तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई ना. सो फॉर दिस टू बिकम स्टेबल, एरोमेटिक वापस आने के लिए वो रिंग एक्सपांशन करता है. तो देखो यहाँ पर कैसे होगा. ये नंबर 1 ले लेता हूँ, लेट्स नंबर. ये 2, ये 3, 4, 5 और 6. Yes. ठीक है. 4 और 5 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज है. 3-4 का बॉन्ड सिंगल है. 3-2 का बॉन्ड. अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और 2 और 6 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पुश होंगे. ठीक है. दिस इलेक्ट्रॉन्स विल माइग्रेट ओवर हियर एंड दिस विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड ओवर हियर. 5 और 6 के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, 5 और 6 का दिख रहा है. और 6 पे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होकर आ जाएंगे. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइग्रेट हो रहा है.
वापस मैं नंबर कर लेता हूँ, ये मेरा 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये मेरा 6th कार्बन है। अब 2 और 1 के बीच में देखो बॉन्ड है और 1 6 के बीच में भी बॉन्ड है, मतलब ये रिंग क्लोज हो रहा है कि नहीं, करोगे नहीं क्लोज? और फर्स्ट कार्बन पे आपका 2 क्लोरीन है, क्लियर? अब वापस यहाँ पर देखोगे तो ये नॉन एरोमेटिक रिंग है बिकॉज यहाँ कार्बन sp3 है, तो स्टेबलाइज होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डीलोकलाइज होंगे एंड Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से किक आउट हो जाएगा। तो ये आउट होने के बाद फाइनली एक एरोमेटिक स्टेबल रिंग बना रहा है which is of benzene and एक क्लोरीन रह जाएगा that is क्लोरोबेंजीन। बनागा cyclopentadiene with alkaline CHCl3 forms chlorobenzene. Is this clear? Yes, अगेन sir. मैकेनिज्म सिर्फ बताया आपके समझने के लिए, बट एक डायरेक्ट आप याद रखो साइक्लोपेंटाडाइन है और रीमर टीमन का रिएजेंट है तो वो क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है? इतना भी याद रखोगे सफिशिएंट है। अब देखो मैंने नीचे कुछ और एग्जांपल्स लिए। अब मैंने डबल रिंग दिया है बेंजीन विद साइक्लोपेंटाडाइन, ये देखो ये पार्ट साइक्लोपेंटाडाइन ही है ना, हाँ और वापस एरो पे क्या है CHF2Cl KOH है। मैंने Cl3 ना लेकर 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन लिया है, तो क्या होगा? So fluorine is a bad living group, no? Which is a bad living group? Fluorine. Exactly, perfect. Yeah, so सबसे पहले यहाँ पर नेफ्थलीन तो बन जाएगा, ये fluorine समझ गया? Yeah. नेफ्थलीन बनेगा कि नहीं एवरीवन? Yeah. So. Yes, sir. खाली क्वेश्चन ये है कि F2Cl वाले में से कौन सा ग्रुप यहाँ पर हेलोजन अटैच होगा? Fluorine. द आंसर इज फ्लोरीन, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो तो छोड़ देगा ना, हाँ और Yes, 2 sir. F2 में से 1 F बच जाएगा। तो जब भी आपका हेलोजन्स में FClBrI चारों है मान लो, तो F रिटेन हो जाएगा बिकॉज इट इज अ बैड लिविंग ग्रुप। अब तीसरे में मैंने खाली यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है NH, तो मैकेनिज्म सब सेम ही है। आपका बेंजीन तो यहाँ पर रहेगा ही, बाजू वाला रिंग क्या हो जाएगा बोलो? 6 member 6 मेंबर्ड विथ 1 नाइट्रोजन, कुछ याद आ रहा है? And pyrrole पाइरोल नहीं भाई, pyrogalor. आइरिडीन बन जाएगा, Sorry, हाँ, pyridine. pyridine Aromatic unstable. ठीक है? और यहाँ पर ClFBr तीनों है तो अटैच क्या होगा? F F होगा अनडाउटेडली, ठीक है? तो ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो नेफ्थलीन देगा और ये N वाला रिंग जो है वो पाइरिडीन वाला रिंग देगा, दैट्स इट, ठीक है? एक और मॉडिफाइड रीमर टीमन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 यूज किया तो Benzoic acid. सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा बिकॉज CCl3 उसके अटैचमेंट में आ जाता है और फिर 3 OH जब एक साथ रहता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टेबल बन जाता है, तो इसको हम मॉडिफाइड रीमर टीमन बोलते हैं। क्लियर? सो रीमर टीमन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सब कुछ इन अ नटशेल मैंने साथ में ले लिए है। Yes, sir. ओके, Yeah. Next, which of the following are true? At room temperature, formyl chloride is present in the form of CO and HCl. True or false? Formyl chloride. Is formyl chloride stable? no No, sir. Ah, yes, sir. Correct. But JK form It breaks down to form carbon monoxide and HCl. HCl. Yeah, it's इसीलिए correct. True. डेटरमिन कॉच फॉर्माइलेशन जब करते हैं तो हमें फॉर्माइल क्लोराइड के लिए इन सीटू
रिएक्ट करना पड़ता है ना NC बराबर। COHCl को। ओके याद आया? गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एसेटमाइड बिहेव्स एज अ वीक बेस एज वेल एज वीक एसिड। अमाइड्स CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड और बेस दोनों बिहेवियर दिखाता है। अच्छा बताओ HCl के साथ अमाइड क्या देगा? NH2Cl ऐसा कुछ तो होता है। Amino group will get acidified to form NH3 plus Cl minus, अरे है ना, सिंपल। हाँ ये लोन पेयर यहाँ पे H प्लस को चला जाएगा और बेस के साथ this H is acidic ना because of EWG of the carbonyl। अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. NH माइनस। तो यहाँ पर NH2 का H निकल सकता है बेस के साथ और ये बनाएगा NH निगेटिव विथ K प्लस, एक टाइप का सॉल्ट बन गया। मतलब अमाइड जो है वो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर दिखाता है। फिर अमाइड विथ LiAlH4 गिव्स इथाइलामाइन। Yes. रिडक्शन रिडक्शन। इट इज रिडक्शन रिएक्शन, Red nano. Yes, sir. ठीक है। अब अमाइड के ना रिएक्शन को मैं जस्ट एक साथ बता देता हूँ। अमाइड के कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला तो रिडक्शन हो गया, एंड अमाइड्स का रिडक्शन इज टू बी डन विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग Hoffman. एजेंट लाइक LiAlH4। LiAlH4. यहाँ पर जितने कार्बन अमाइड में है उतने ही अमाइन में रहेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन का अमाइन बनता है। सर एक कम वाले में कौन सा होता है? ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का उसमें एक कम Br2NaOH होता है, CO उड़ जाता है एंड ये मिथाइलामाइन देता है विद 1 कार्बन लेस। Yes, sir. Descending of series. रिएक्शन असाइलेशन भी है। प्लस क्या होगा? Hydrogen CH3CO acetic acid. कोई भी एसिड के डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइज करो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है प्लस अमोनिया। तो यहाँ पर भी देखोगे तो एसिड एंड अमोनिया अमाइड दे सकता है। दैट इज वाई यहाँ से भी कंफर्म होता है कि अमाइड में एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर दिखता है। ओके मतलब all the statements were correct. Yes, sir. Next, the type of hybrid orbitals used by chlorine atom in ClO2 minus is सात में से 2 गए, 5 चार गए, 2 बचे। 4 2 5 6 sp3 ना। SP3 correct answer sp3। अब बेटर मेथड क्या है, ClO2 नेगेटिव या कोई भी स्पीशीज जब चार्ज होता है ना उसका हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इस स्पीशीज से कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल सोच सकते हो? माइक बंद। हाँ। अरे ClO2 minus is the conjugate base of which acid? HClO3. HCl2 कैसे? HCl3 है ना, चलो HClO2 हाँ। क्या नाम है इसका? हाइपोक्लोरस हाइपो HOCl होता है, क्लोरस HClO2 होता है, क्लोरिक HClO3 होता है, क्लोरिक HClO4 होता है। अब ये ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बोला था मैंने? सबसे पहले Cl सेंट्रल एटम Cl bonded OH with फिर डबल बॉन्ड OH एंड बाकी ऑक्सीजन Double bond. डबल बॉन्ड O, लोन पेयर 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर। ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, HOCl डबल बॉन्ड O,
ठीक है, तो अब मैं लगाऊंगा वेस्पर, याद है कि नहीं वेस्पर? यस क्लोरीन सर सेंट्रल एटम है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, इसको सुपर सिंगल बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड दो तो एस दो पर bond, दो लोग वेस्पर हैं, 2bp प्लस 2lp कितना हो गया? 4। 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ज्योमेट्री पूछा तो 2 लोन पेयर के साथ कैसा होगा? वी बेंड वी शेप्ड या बेंट या एंगुलर, कोई भी बोलो, ठीक है। सर और चार्ज इसके के हिसाब साथ से करना तो कैसे करने का? सुनो सुनो, अगर ये इसके साथ Cl मैं के साथ बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा? 1.5 करेक्ट 1.5। अब इसके लिए मैंने ट्रिक दिया था 1 sigma plus number 1 sigma plus pi upon number of atoms. कितने के अंदर बटा एक पाए हुआ है? हाँ, बटा तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1 सिग्मा तो रहेगा ही, तो 1 सिग्मा प्लस प्लस पाई कितने हैं? 1। और एक कितने pi के अंदर upon number बटा? of atoms. दो और 1 पाई कितने में बट रहा है? बट रहा है, 2 के अंदर बट रहा है। हाँ, तो 1 पाई डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1.5 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कंसिडर कर सकते हो आप, वेस्पर का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ऑल कवर्ड। हाँ बाशु, आप कुछ बोल रहे थे? तो चार्ज के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करने का? क्या चार्ज के हिसाब से? ClO2 minus if you are not converting it to the acid. क्या काउंट करना Cl है? पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना, Cl पे 7, नेगेटिव का एक और आया तो 8 में से हाँ। 2 गए, 6 बचे ना। अच्छा हो। हाँ पर सर उससे तो अलग आएगा ना फिर। नहीं, 2bp 2lp वही आएगा ना। नहीं पर एलपी तो 3 हो जाएगी ना फिर। कैसे होंगे? एलपी 3 हो क्लोरीन गए। का 7, ये 7 बचेंगे। प्लस 1 8। अच्छा ओके, ऑक्सीजन में 2 जा रहे हैं, ठीक है, 4 ठीक है। ऑक्सीजन जाएगा हाँ ना, हाँ सर समझा। और 4 बचा, तो 4 ऑक्सीजन 2 के BP, साथ 2 LP। 2 bp और 2 lp देगा, हाँ, मतलब वही आएगा। ठीक है, या सर अंडरस्टूड। बेटर मेथड हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल सोचो उसका, और बाद में उसका स्ट्रक्चर सोचो, ये Yes, ज्यादा आसान है। ओके, सो आंसर है sp3, which shows highest magnetic moment। आई थिंक सॉल्व किए बिना हो जाना चाहिए। Fe+3 5 Fe+3 5 अरे जनाब माइक ऑफ करके रख यार। 3 5 5 ऐसा आ रहा है। ओके, यस सर Fe+. चलो करना क्या है, वनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3D, 1 हाँ मतलब 3D 3 4s2 होता है, 3 निकाला तो ये 3D 1 हो जाएगा। क्रोमियम 3D 5 4s1 निकालो तो 3D 3 होगा। Fe 3D 6 4s2, न्यूट्रल का बोल रहा हूँ पहले, फिर 3 निकालोगे तो 3D 5, 5 अनपेड होंगे, हाँ और कोबाल्ट 3 प्लस का 3D7 4 3D7 4s2, तो ये हो जाएगा 3D 6। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे ना, हाँ इसके 5 3 और 1, हाईएस्ट ऑब्वियसली फेरिक आयन का है। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट सिंपल है, नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इन एक्वियस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 Ma4B2। 3 पाशो क्वेश्चन पहले। अरे ओ सॉरी मेरे को लगा आइसोमेरिज्म। हाँ, आयंस का आंसर हो जाएगा 3, तो ये तो ठीक है। 3 ओके, अब ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PTNH3 4Cl2, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टा Ma4B2 2 Gi Ma4B2 N प्लस माइनस हो गया। यस अच्छा मुझे बताओ, प्लेटिनम और जो हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स है, वो इनर ऑर्बिटल बनाते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? इनर और इनर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और मान लो इसी कॉम्प्लेक्स का आपको पूछा
हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 D2 होगा या D2sp3? D2 D2sp3 D2sp3 होगा। प्लेटिनम, रोडियम, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स आए D वाले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से सोचना है। ठीक है, एक सिंपल और सा अगर ट्रिक बता रहा टेट्रा हूँ। सर हाँ हेलो सर 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 हाँ, बोलो बोलो। सर रुको रुको सर रुको 1 मिनट। मैं क्यों रुकूं? यही नहीं कुछ। सर अगर टेट्राहेड्रल अगर टेट्राहेड्रल भी हुआ तो वो भी DsP2 ही बनाएगा ना। हाँ हाँ, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, डी वाले हाइब्रिडाइजेशन को सोचना है। तो यही एग्जांपल है जो बता रहा हूँ। PTNH3 ट्वाइस Cl2, इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली याद रख लो, हाँ, DsP2 है। DsP2 ठीक है, used for cancer treatment. और ये वाला जो है स्क्वायर प्लेनार इसके सिस आइसोमर को सिस्प्लेटिन बोलते हैं। Cisplatin used for सिस्प्लेटिन कैंसर कैंसर Anti-cancer। tumor. हाँ, एंटी कैंसर एजेंट है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखो। चलो आगे। चलो है O22 नेगेटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ F2. F2। So next up we have O22 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं और चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन भले सिंपल है लेकिन मैं एड ऑन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है। इज इक्वलेंट टू F2 Diamagnetic। 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस अनायन को क्या बोलते हैं? अरे O2 2 minus अरे सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड। डायामैग्नेटिक। अच्छा, अब ऑक्सीजन के जो स्पीशीज है, अगर मॉट अप्लाई करें तो O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। पैरामैग्नेटिक। बीच में मत बोलो। O2 is having 2 unpaired electron in the anti bonding pi star orbital। इसकी वजह से वो 4 स्पीशीज बना सकता है, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस जिसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और O2 माइनस, ये हो गया पर ऑक्साइड। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, 2 है, हाफ में हाफ कितना? 1.5 1.5 तुम लोग रटते भी हो तो गलत रटते हो। बढ़ता है हाँ 1.5। मैंने क्या बोला था, एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के राइट पे पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, है ना? अरे O2 plus is isoelectronic with N2 तो 3 होगा ना उसका। अच्छा, ये मैंने रटवाया भी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे ही रट्टा नहीं मरा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये 16 इलेक्ट्रॉन है, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, हाँ ये 17 हो गया, और ये 18 हो गया। N2 का 3 है बराबर। तो ये 3 है, तो मैंने शॉर्टकट ये बोला था कि राइट हैंड साइड पे आधा बढ़ाओ तो 2.5 और 3, लेफ्ट हैंड साइड पे आधे से घटाओ तो 1.5 और 1। फिर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक गया फिर भी पैरा, दोनों गए तो डाया हो जाएगा। तो एक्सट्रीम्स वर डाया एंड बाकी सारे पैरा है। तो सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 1.5, पर ऑक्साइड इज डायामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 1। मॉड का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। है ना? डाउट है कुछ? नहीं सर नहीं। हाँ, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? ज्यादा मेटेलिक कौन सा है? Cesium Cesium, because cesium is alkali metal na, and alkali metals have highest electropositivity in the entire periodic table। alkali metal है सबसे नीचे वाला cesium। In a periodic table, the basic character of oxide, left to right क्या होता है? Basic character डिक्रीज होता है increase होता है, और top to bottom बढ़ता है। increase होता है। सिंपल इक्वेशन है ये, पीरियोडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करते हैं ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर से कंपेयर करो। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। मोर मेटेलिक, मोर बेसिक। या ओके फाइन सर। नेक्स्ट, an element X forms compound of the formula XCl3, X2O5
and CA3X2, but P. does not form XCl5. Does not have. N And nitrogen. Max balance 4. N. N. नाइट्रोजन, तो ये Can't expand ट्राइक्लोराइड its orbital. पेंटॉक्साइड जो बनाता है वो नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल है ना. पेंटा हैलाइड नहीं बनता. If we look at nitrogen, Second it will orbital. form NCl3, it will form N2O5, and कैल्शियम का नाइट्राइड CA3N2 होता है, but NCl5 नहीं बनता है because of maximum covalence is 4. correct, max covalence 4 है, and the reason is absence of Vacant D orbital. vacant d orbitals. तो ये phosphorus नहीं हो सकता है, बोरॉन एल्यूमिनियम वैसे भी रूल्ड आउट हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Next, at STP, if 1 ml of water contains 20 drops, the number of molecules in 1 drop of water is 1 ml में 20 ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 22.4 ml में 1 मोल जितने ड्रॉप्स होते हैं, तो 1 ml में निकाल सकते हैं. एक मिनट, 22.4 लीटर में एक 22.4 लीटर्स में 1 मोल मतलब 6 पॉइंट वो ना 6.02 Avogadro number of Avogadro number of होते हैं. molecules of water. करेक्ट. हाँ, तो फिर 1 ml में निकाल लेंगे. सिंपल है. सुनो, हाँ, 22.4 मतलब 22,400 ml, Yes, एक मोल के बराबर हो गया, and 1 mole is equivalent to 6 into 10 raised to 23 molecules of water. हाँ. तो ये सीधा सीधा अपना स्टैंडर्ड रिलेशन यूज किया है. 20 ml में कितना? तो क्वेश्चन में हमें क्या रिलेट करना है? मॉलिक्यूल्स को ड्रॉप के साथ. हमेशा कभी भी यूनिटरी अप्लाई करो ना, तो याद रखो क्या कंपेयर करना है, मॉलिक्यूल्स और ड्रॉप्स. ठीक है. अब 1 इसमें ml 1 में ml में कितने निकालेंगे. ड्रॉप्स हैं? 1 ml में कितना करना है वो ढूंढेंगे. 1 ml में और कितने फिर ड्रॉप्स divide हैं? by 20. पहले तो 1 ml में मॉलिक्यूल्स सुनो, निकालेंगे ना. 1 ml में सीधा सीधा दिया है ना, 20 ड्रॉप है. Divide by 20. तो डिवाइड बाय कैसे होगा? 1 ml में 20 अच्छा. ड्रॉप है, तो इतने ml में 22,400 इंटू 20 ड्रॉप्स हो गया ना. बराबर. तो देखो मैंने मॉलिक्यूल और ड्रॉप का रिलेशन ला लिया बस. हाँ, बस अभी तो यूनिटरी हो गया ना. तो इतने ड्रॉप्स के लिए इतना मॉलिक्यूल, तो एक ड्रॉप के लिए कितना मॉलिक्यूल? क्रॉस वो- मल्टीप्लाई. So x will be equal to 6 into 10 raised to 23 upon 22400 into 20. ये गए 3 0, 10 raised to 20, ये 3 times, तो इसको ले लेते 300 into 10 raised to 18 upon 224. ठीक है. 1.3. 1 point something 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 into 10 raised to 18. खाली हाँ पावर सर, चेक हो करो. जाएगा. आगे करना ही नहीं, हो जाएगा क्या? आगे करना ही नहीं है. डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन. अब 10 के पावर को देखो, 23 है, 26 है, 18 है, 20 है. आगे सॉल्व ही नहीं करना है. 10 के पावर को ले लिया और यूनिटरी मेथड में आंसर. ठीक है. तो आंसर सी है. आगे 21, Graham's law of diffusion. Question: under identical conditions of pressure and temperature, 2 liter of gaseous mixture, hydrogen and methane का mixture है, effuses through a hole in 5 minutes. Effuses through a hole in 5 minutes. Whereas 2 liter of gas X of molecular mass 36 takes 10 minutes to effuse through the same hole. The mole ratio of methane and hydrogen and methane is. so rate is equal to V by T, and that Rate of effusion is volume upon time. Correct. and that is टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास. inverse to root m. Inverse to root m. टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ. टाइम प्रोपोर्शनल होगा ना. हाँ, time is proportional, rate is inverse to root m. टाइम इज Rate of प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ effusion मोलर is मास. equal to the volume of the gas diffused per unit time. And Graham's law of diffusion क्या है? It is inverse to the Root square m. root of the molar mass. तो रेट ऑफ एफ्यूजन किसकी बात कर रहे हैं? एक गैसियस मिक्सचर की अपॉन एक गैस एक्स की. तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
मोलर मास x ऊपर आएगा और मोलर मास मिक्सचर नीचे आएगा, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. हाँ, अब रेट ऑफ हाँ, डिफ्यूजन that ऑफ is द 2x. मिक्सचर वॉल्यूम कितना है 2 अपॉन 5 मिनट, तो 2/5 का रेशियो आ गया इसके लिए, दिया है ना, 2 लीटर और 5 मिनट्स। आहे कुठे गैस x के लिए वापस 2 लीटर लेकिन 10 मिनट है, तो 2/5 अपॉन 2/10 LHS हो गया। 1:2 एंड यहाँ पर आएगा अपना मोलर मास x 36 दिया है अपॉन मोलर मास मिक्सचर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो पहले यहाँ पर 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन मोलर मास ऑफ द मिक्सचर हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 4 हो गया, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो मोलर मास मिक्सचर का कितना आया? 9. 9 आ So गया। 9 is equal to N1 M1 plus N2 M2. हाँ, Moles into molar mass of H2 plus moles into molar mass of CH4. सो मोल्स ऑफ 1 into H2 और मोल्स ऑफ मीथेन को हमें एक्चुअली क्या रेशियो पूछा के क्या? हिसाब से फाइंड मोल करना है, रेशियो मोल पूछा है रेशियो। क्या? हाँ, तो x into और फिर 1 minus x वो. हाँ, करेक्ट। अब सुनो, One मोलर minus मास ऑफ द x. मिक्सचर 9 है, तो 9 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो फ्रैक्शन कैसे लेंगे? x ऑफ H2 इनटू उसका मोलर मास, x ऑफ मीथेन Plus इनटू X. 16, मास 1 minus X2. ठीक है? तो ये XH2 2XH2 ले लेते हैं और इसको 16 इंटू 1 माइनस ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस है ना। सो 9 विल बी इक्वल टू 2XH2 प्लस 16 माइनस 16XH2, सॉल्व कर लोगे तो 14XH2 विल बी इक्वल टू 7। तो मोल फ्रैक्शन क्या आया? 0.5। अगर ये 0.5 है तो मीथेन का भी 0.5 0.5 होगा, 1:1 ठीक है? अगर मोल 1:1 फ्रैक्शन 0.5 है तो मोल रेशियो भी 1:1. 0.5:0.5, दैट इज 1:1। 1:1. ऑप्शन डी, ठीक है? तो ग्राम्स लॉ का एक क्विक रिवीजन भी हो गया यहाँ पर। रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम एंड इज इनवर्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अगर डेंसिटी दिया होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी था ना। हाँ, क्योंकि VD और मोलर मास का रिलेशन क्या है? 2 VD is equal to molar mass. What is 2 VD? मोलर मास इज 2VD, मतलब 2VD, मोलर मास से 2VD. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेंसिटी भी इनवर्स ही होगा। Yes, sir. ठीक है? Yes. किया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 chlorine atoms in a chlorine molecule. The Cl-Cl bond energy is 243 kilojoule per mole and H का दिया है वैल्यू तो दिया है। पर मोल दिया है तो पर एटम कैलकुलेट कर लेंगे, पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लेंगे. इक्वल टू h by lambda. करेक्ट, पर मोल से पहले पर मॉलिक्यूल पे जाना पड़ेगा और उस मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड जो है उसका एनर्जी हमें उसका वेवलेंथ हमें फाइंड करना है। h by lambda. h by lambda. H by lambda. तो अपना रिलेशन क्या है? E ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू Hc by lambda। सिंपल कैलकुलेशंस है, शॉर्टकट्स भी बताए हैं। तो ये 243 2 into 10 raised to minus 25. किलोजूल को भूलना मत, जूल में कन्वर्ट करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज 0.6 into 10. अपॉन 6 into 10 raised to 23 इक्वल टू Hc की डायरेक्ट वैल्यू 2 into 10 raised to minus 25. वेरी गुड, 2 into 10 raised to minus 25। Hc सब्स्टिट्यूट करके नहीं बैठना है, बस मिल गया यहाँ से लैम्बडा इक्वल टू 6 2 12 इंटू ये 10 raised to minus 2 हो जाएगा और 1000 को भी साथ में लेंगे तो 10 raised to minus 5 हो जाएगा Upon 243. 0.5 into 0.7 Upon to 243। approximately 240. तो 0.05 हो जाएगा उसमें. हाँ,
तो अभी ये ऑलमोस्ट 250 अगर कंसिडर करें तो 250 क्या होता है 1000/4। इसको मैं ले लेता हूँ 1000 और 4 चलेगा। हाँ से भी कर सकते हैं। तो 4 into 12 48 हो गया और 10 पावर -8 स्टैंडर्ड नोटेशन में लाओ 4.8 into 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट मीटर में आता है। सो A. आंसर ऑप्शन ए। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसको राउंड ऑफ करो टू द वैल्यू विच कैन बी इजीली सिंप्लीफाइड। ओके नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HA and a weaker acid HB with KOH are -13.7 and -12.7 kilocalorie per mole. When 1 mole of KOH is added to a mixture containing 1 mole of HA and HB, the heat change was -13.5 kilocalorie. In what ratio is the base distributed between HA and HB? In what ratio is the base distributed between HA and HB? How would you explain the question? अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं -13.7 there. तो a neutralization is that reaction in which H plus from the acid combines with OH minus from the base to form H2O, and the heat of neutralization for such reaction is always a constant, which is -57.3 7.1 किलोजूल है ना, या फिर इसी को कन्वर्ट Yes, करो sir. तो -13.7 का स्टैंडर्ड किलो कैलोरी वाला वैल्यू आता है, याद है। Yes, sir. बट अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह एक वीक एसिड ले लेते हैं तो क्या होता है, तो थोड़ा एनर्जी घट जाता है। तो इसमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी ये वीक एसिड अपने आप को तोड़ने के लिए यूज करेगा, यूज कर रहे हैं। which is the energy required for dissociation of the weak acid, है ना। इसलिए ऐसे केसेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 13.7 से कम होगा कम मैग्नीट्यूड, होता। साइन तो माइनस ही रहेगा, साइन में इश्यू नहीं है। क्लियर। तो आप क्वेश्चन में पहले क्या देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए -13.7 है और वीक के लिए -12.7 है, मतलब वीक को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। 1 कैलोरी 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी यूज हो गई, ठीक है। अब HA और HB को मिक्स करके उसको KOH के साथ जब न्यूट्रलाइज किया तो हीट चेंज यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.5 आया। तो HA और HB का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, द रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। ग्रेटर कौन सा एसिड ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, HA ना स्ट्रॉन्गर वाला है। डाउट एनी डाउट HA और HB कम strong होगा, acid। हाँ मतलब HA/HB का रेशियो ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 अब या तो आंसर 3:1 है या 4:1 तो एक एजुकेटेड गेस करना होता तो A और C में से करना होगा, ठीक। ठीक है। अब आंसर क्या है उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा मेथड है। पहले तो क्या बोला है कि 1 मोल KOH ऐड किया हुआ है, 1 मोल ईच नहीं है, 1 मोल ऑफ HA एंड HB, मतलब दोनों को मिलाकर 1 मोल है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि HA का X मोल है और HB का Y मोल है, 1 minus तो हमें ढूंढना क्या है, X और Y X का is to Y ना, X is to Y ढूंढना है, राइट। या मैंने ले लिया X मोल HA is reacting with Y मोल HB, so can I say X plus Y X is into equal to 1? 13.7 Yes, हाँ। sir.
पहला इक्वेशन x प्लस वाई 1 है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है X कि into जब दोनों को मिक्स करते 13.7. हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.5 है नेगेटिव, तो ये -13.5 जो है इट इज ऑफ X into -13.7 into plus x X and plus -12.7 into y, y. x is equal to 1 minus y. ठीक है। बस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट था। सर Why? सेकंड वाला समझाओ ना वापस इक्वेशन। देखो ये -13.5 is the neutralization energy when this is carried out. 1 मोल KOH को 1 मोल HAHB के साथ न्यूट्रलाइज किया, तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये जो इतनी एनर्जी है ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है? x टाइम्स HA के रिलेटेड एनर्जी और y टाइम्स HB के रिलेटेड एनर्जी। क्लियर? यस सर। तो अब सॉल्विंग में कुछ नहीं है, -13.7 x -12.7 into 1 minus 1 minus x, 1 minus x। so -13.7 x -12.7 plus 12.7 x, रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.8 नेगेटिव होगा और ये हो जाएगा -x, ओके नो। तो x आ गया 0.8 तो y कितना होगा? 0.2। 4:1 क्या होगा? 4:1. 4:1। अच्छा क्वेश्चन था ना? यस सर। सर एक सेकंड सर। मैं हार्दिक थोड़ा एंगल बदल कैमरा का। अरे भाई ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले रहा था इसके लिए। 13 जन ही है, क्या? 13 जन ही है पार्टिसिपेंट्स, वो 13 ही 13 है। लोग हैं, बाप रे। अच्छा सर ये ज्यादा ज्यादा प्रतीश है है। सर, लेफ्ट बीच में ज्यादा से है, ज्यादा है, ज्यादा है सर, 13 लोग। सर प्रतीश 13 लोग तो लेफ्ट क्लास बीच में में भी नहीं से। आए होंगे सर आपके। वही तो सर, हम लोग अकेले आते थे आपकी क्लास में। चलो आए, अच्छी बात है। चलो आगे। At STB, a container has 1 mole argon, 2 mole carbon dioxide, 3 moles oxygen and 4 mole nitrogen. भर के सारी gases हैं। Without changing the total pressure, if 1 mole of oxygen is removed, the partial pressure of oxygen is changed by So about 16% partial by pressure is proportional to mole fraction. partial pressure is proportional to Mole 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 fraction fraction in the mixture. into the total pressure. हाँ हाँ, P नॉट x। हाँ P। राउंड तो प्रेशर चेंज नहीं हुआ मुझे ना पर। बताओ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा? 2/10 2/10 into P naught। 3/10। 3 अच्छा 3 अपॉन है, ओके, 3/10 into P naught और फिर होगा पार्शियल प्रेशर 2/10 क्या into P होता naught। है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू द टोटल प्रेशर। टोटल ठीक है, प्रेशर। 3/10 into मोल P naught फ्रैक्शन और फिर हो जाएगा 3/10 हो गया। और फिर 2/9 into P naught। हाँ, अब PO2 डैश 1 मोल जब निकाल दिया तो 3 में से 9 बचा और टोटल में 9 हो 2/9। जाएगा इनटू PT। हाँ अब चेंज कितना है? तो चेंज के लिए क्या करेंगे? डेल्टा P, so it will be 3/10 minus 2/9 into PT। डिफरेंस ले लिया रहता है वैसे भी। तो 27 minus 20 मतलब 7/90 7/90 PT। क्या होगा? अब परसेंटेज चेंज अगर फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जब वो इनिशियल तो 7 PT 7/90 अपॉन 90 अपॉन इनिशियल कितना था? 3/10। 3 PT by 10 into 100। 100 ये 10 into 9 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो 16% नहीं 7 by 27 into 100। 27 ये ऑलमोस्ट 26 4 4 से कम ही होगा, तो 28 से कम 26%। लेस देन दिस, तो चेंज बाय 26%। इक्विलिब्रियम का एक
concept. Partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Yes, sir. Okay. ऐसे Next, for the reaction of 1 mole of zinc dust with 1 mole of sulfuric acid in a bomb calorimeter, वॉल्यूम कांस्टेंट Yes. Work done delta zero. U and W corresponds to. वर्क डन 0 So bomb calorimeter is used to measure the heat of combustion Combustion. at Constant volume. constant constant वॉल्यूम volume. वर्क डन 0 और Same Q is as equal to U. isochoric process. Constant volume में delta V 0 होगा, W भी 0 हो जाएगा, तो W मिल गया हमें. और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना, Correct. Release बस ये होगा। इम्पोर्टेंट था. तो ये अच्छा, डेल्टा यू दूसरा? पॉजिटिव सुनो सुनो. डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है. सोच रहे हैं अब W 0 है तो ये Q भी बोलेंगे हम लोग. So internal energy is nothing but the heat at constant Volume. volume. और bomb calorimeter में उसका एप्लीकेशन क्या है? It is used to measure the heat of Combustion. combustion at constant volume. और कैलोरी कंटेंट कितना है वो ढूंढते हैं. हीट ऑफ कंबशन मतलब रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सो. एक्सो मतलब क्या? नेगेटिव. तो ये जो हीट है वो नेगेटिव होगा, तो इंटरनल एनर्जी भी Negative होगा. नेगेटिव होगा. Delta U मतलब डेल्टा यू लेस देन 0 हो जाएगा. B. द आंसर विल बी. तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का किधर है, कौन से? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसमें खाली। बताया था ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो ओके. हीट ऑफ कंबशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. और जिस सैंपल को अंदर रखते हैं ना उसको बॉम्ब बोलते हैं. जैसे किसी फूड का कैलोरीज आपको मेजर करना है तो यू प्लेस दैट फूड कंटेंट इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर व्हिच इज रिफर्ड एज बॉम्ब, एंड देन इट इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन. तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है वही उसका कैलोरी कंटेंट भी होता है. ओके, फाइन सर. Organic. The end product in the following sequence of reaction is. तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. फंक्शनल ग्रुप क्या है? NHCO. कार्बोक्सिलिक एसिड. और सेकेंडरी अमाइन बोल सकता है इसको. हाँ. ठीक है. Now with the carboxylic acid undergoing reduction, प्राइमरी H2OH it will form a primary alcohol. H2O. तो अमाइन वाला पार्ट तो यहाँ पर अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा। तो इस पूरे पार्ट को लेट से मैं R बोल देता हूँ. चलेगा ना? हाँ बराबर. तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCH2OH बन जाएगा. RCH2Cl फिर PCl5 के साथ RCH2Cl बन जाएगा. RCH2Cl RCH2CN बन फिर जाएगा. COH Cl का COH हो फिर जाएगा। RCH2COH बन जाएगा. एक कार्बन बढ़ गया ना, CC असेंडिंग ऑफ सीरीज है. सो R पार्ट तो सेम ही रह रहा है. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन सर हाँ. सर ये केस साइनोहाइड्रिन कब बनता है? अल्डिहाइड के साथ अल्डिहाइड प्लस RCH डबल बॉन्ड O को हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये टूटेगा इनटू प्लस एंड माइनस OH और CN और अक्रॉस द कार्बोनाइल ऐड करके यहाँ पे OH और यहाँ पे RCH साइनो बना देगा. ओके इसी को सर. साइनोहाइड्रिन बोलते हैं. इधर से वो मिलता था ना लैक्टिक एसिड, हाँ. हाँ, अगर एसिटल्डिहाइड से शुरू किया एसिडल्डिहाइड से वो भी था. मैंडेलोनाइट्राइल भी था इसके अंदर. मैंडेलोनाइट्राइल अगर बेंजोइक मिलीपीड मिलीपीड. भाई वो तो इतना याद हो गया, वो बुक पढ़ी है मैंने. अच्छा, एक और चीज, साइनाइड के दो रिएक्शन हमेशा याद रखना है. एक तो RH रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस. हाँ, HR रिएक्शंस. Hydrolysis from the As a statement, cyanide hydrolyzes to acid. carboxylic acid and cyanide reduces to प्राइमरी अमाइन. प्राइमरी primary अमाइन. amine. अगर साइनाइड RCN है तो अमाइन होगा RCH2NH2 होता है. CH2 है. प्राइमरी अमाइन. RCH2NH2. ठीक है, भूले नहीं ना? नहीं सर. अच्छा, इसी के साथ आइसोसाइनाइड के HR रिएक्शंस के स्टेटमेंट हाँ, को सेकेंडरी अमाइन बनाता है. रिडक्शन में सेकेंडरी अमाइन
और हाइड्रोलिसिस में फॉर्मिक एसिड और नॉर्मल एसिड, नो फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड और प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन। ये मैं एक बात बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर आपके पास आइसोसाइनाइड है तो उसका हाइड्रोलिसिस RNH2 देता है प्लस द कार्बन चेंजेस टू फॉर्मिक एसिड, HCOH। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका अगर रिडक्शन करते हैं सेकेंडरी अमाइन। तो RNHCH3 देता है वो। क्लियर है? यस आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अमाइन देता है प्लस फॉर्मिक एसिड, और रिडक्शन देगा आपको सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट, यस सर। vapor density of PC alpha is 104.16, but when heated to 230 degrees Celsius, its vapor density is D minus reduced to D upon 62. N minus 1D। हाँ D minus D yes. upon N minus 1D। बस ये फॉर्मूला रिकलेक्ट करवाने के लिए क्वेश्चन दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब वेपर डेंसिटीज दिया होता है तो वी हैव अ फॉर्मूला Initial अल्फा minus इक्वल five। टू थियोरेटिकल बड़ा वेपर D minus डेंसिटी D माइनस एक्सपेरिमेंटल अपॉन N n minus 1 into Capital D। experimental। Experiment। नहीं, छोटू d yeah कैपिटल D माइनस Yes, yes, छोटू d yes। अपॉन n minus 1 छोटू d। स्मॉल d। ठीक है, तो ये n क्या होता है? अरे वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। मतलब अगर PCl5 बोल कैसे मोल्स आते हैं वो वाला ना। अरे पीसी करता है तो फिर वो इधर तो 2 ही रहेगा, n to n का वैल्यू 1 इसके अंदर 2 रहेगा, इधर तो 2 ही रहेगा। डिसोसिएट होता है। हाँ, तो सुनो, n क्या है? n is the number of gaseous moles of the products। n is the number of gaseous moles of the products। Yes, sir. प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 मोल्स मिल रहे हैं ना हमें। मेरे ऊपर कुछ सो फाइनली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है 104.16 माइनस 62 अपॉन 2 माइनस 1 लिख दूंगा और ये 62। दिस इज इक्वल टू 42 by 62, अप्रॉक्स 40 by 60, दैट इज 2/3 परसेंटेज में 66 के आसपास। so the answer is 68%। Next, for the equilibrium of N-butane to isobutane, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। करेक्ट। और कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? AlCl3। वेरी गुड। हाँ आइसोमराइजेशन रिएक्शन में Yes। N-butane in presence of AlCl3 isomerizes to isobutane। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। आगे, if the value of Kc is 3.0, the percentage by mass of isobutane in the equilibrium mixture would be। फिर लेंगे ना 1 0 फिर 1 माइनस x फिर x ढूंढ के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, Kc क्या होता है? concentration of isobutane upon concentration of N-butane। Concentration of the product upon the concentration upon of the reactant। reactant isobutane upon N-butane। अब concentration क्या होता है? moles per unit volume। वॉल्यूम के बारे में नहीं दिया है, मतलब वॉल्यूम अनचेंज्ड है। मोल्स ही ले लो सिर्फ। हाँ तो मतलब मोल्स ऑफ आइसोब्यूटेन अपॉन मोल्स ऑफ N-butane, है ना? और Kc का वैल्यू 3:1 है, तो मोल रेशियो 3:1 है। हाँ अगर मोल रेशियो 3:1 है तो मास रेशियो कितना होगा? मोलर मास दोनों का मोलर मास सेम है कि अलग है? सेम ही है, 3:1 ही है। आइसोमराइजेशन है ना, तो जो मोल रेशियो है वही आपका मास रेशियो हो गया। 75%। और अगर मास हाँ, रेशियो 3:1 है तो परसेंटेज 5% बाय मास 3/4 into 1। 3/4 हो गया, 75%। सर अगर वो 110x से करेंगे तो अलग आएगा क्या आंसर? उसमें आपको फिर कौन है ये? एक क्या है पार्श्व? सर यार ओ भाई एक सेकंड भाई, क्या हुआ?
नींद से अभी अभी उठा जो भी है मत करो तुम लोग। अच्छा, कुछ एन भी ब्यूटेन और भाई, मेरा आइसोब्यूटेन का अभी तक बंद था। आइसोमराइजेशन, वन इनिशियली 1 फिर 0 x और 1 माइनस x से करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसमें x निकालना पड़ेगा, x से मोल्स और वो रेशियो मोल एक्सी तो रेशियो मिल मोल्स है जाएगा। हाँ, और वही एक्सी मोल तो रेशियो मिल मोल्स है ना, जाएगा। आएगा ना सर? हाँ ठीक। हाँ आएगा आएगा, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो लास्ट दो। Next, the pH of a solution obtained by mixing 100 ml 0.2 molar acetic acid with 100 Weak ml acid, 0.2 strong molar base. NaOH would be बफर पीके प्लस लॉग। बफर पीके Guess प्लस। नहीं करना है, सुनो। हाँ पहले देख लो, कंसंट्रेशन देख लो। हाँ, मैंने हाँ क्या बोला था कॉन्सेंट्रेशन जब देख भी, लेते हैं एक सुनो बार। सुनो 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 लिसन। मैंने क्या बोला था, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का तीन कोई cases भी आते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस तीन आते हैं, 3 हाँ। केसेस होते हैं। हाँ 3 केसेस। 3 केसेस होते हैं। पहला acid. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा बफर, और तीसरा वो एक्सेस वाला। और तीसरा एक्सेस लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, तो डायरेक्टली बफर या कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ पर ध्यान इसमें रखो सेम ही है ना इसमें। मोल्स, बराबर इसमें सेम ही है मोल्स। तो रिएक्शन में पहले क्या करने का, एसिटिक एसिड NaOH का रिएक्शन, सॉल्ट देगा, CONA सॉल्ट एंड वाटर। अब इसका मिलीमोल्स कितना हो गया, 20 दोनों का 20 20 millimoles. दोनों का 20। और दूसरे का भी प्लस हाफ पीके 20 मिलीमोल्स। लॉग टू द हाफ ये कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली 0 रहेगा, अब ये 20:20 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये हाँ 20 मिलीमोल बनेगा, ये शून्य, ये शून्य। 7 plus half pK plus half नाउ दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, first one complete neutralization. acid from H. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बन गया ना। Yeah. जब भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, द रिवर्स रिएक्शन विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए हमारे पास डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला है। हाँ 7 अच्छा, उसको याद रखने का ट्रिक क्या था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच के वैल्यू 7 से ज्यादा है 7 कम, प्लस 7 plus. ज्यादा 7 प्लस 7 प्लस फिर हाफ Half PK. 4.7 प्लस हाफ के बी concentration. लॉग ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 20 millimoles. 20 of the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। salt. मुझे बताओ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 20 millimoles. 20 upon 1000. 20 अपॉन 200 मिलीमोल अपॉन 200 200 and that is equal to 0.1। 0.1 1 सब्स्टिट्यूशन कर लो, 7 प्लस हाफ इंटू 4.74 प्लस हाफ इंटू लॉग टू द बेस 10 पावर -1, minus half हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2.37 एंड माइनस 0.5, माइनस 0.5 यस 9.1. 9.37 माइनस 0.5 एक्यूरेट आंसर No, आएगा, sorry. 8.87। 8.7 पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए था, पहला ऑप्शन तो रूल्ड आउट था, तो एज एन एजुकेटेड गेस पहला ऑप्शन तो करना ही नहीं है। सर ओके, तो अच्छा क्वेश्चन, वापस याद रखो, इसमें बफर कब आएगा। हाँ सर वो NaOH जब CH3COOH बचेगा और CH3CONA भी रहेगा, CH3COOH जब excess बच जाता है तब जब बच जाएगा और तब मान लो वापस केस कंसिडर करते हैं एसिडिक एसिड और NaOH का, हाँ और ये दे रहा है आपको CH3COONA। ठीक है, अब पहला केस मान लो ये 20 मिलीमोल है और ये 10 है, हाँ तो इसमें आएगा वो 10 आएगा, ये 10 तो बचेगा। ये 0 हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो PK गया, तो ही ये है। 10 बनेगा। PK खाली आंसर इज द PK है सुनो ना, 4.74 ही है सुनो answer। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि ठीक वो है, one ये है। सिंपल आइस टेबल जैसा कॉन्सेप्ट है हार्दिक। हाँ हाँ सर ठीक है, तो नाउ इन द सोल्यूशन वी हैव अ salt along with the weak acid. So when we have a mixture of a salt and the weak acid, it will be a buffer. तो ये बफर का अगर केस बन गया तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, PK पीके ही होगा प्लस इसमें log to the Log base to the 10 base salt 10. by acid, 10 salt by acid। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड,
लेकिन सॉल्ट और वो तो एसिड zero ही है। इक्विमोलाल है ना, log 1 0 इक्वी है तो डायरेक्टली पीएच इस केस में पीके के बराबर, आंसर 4.74 होता। बेस्ट हम्म, तीसरा केस, अगर ये 10 है ये 20 है, बेसिक हाँ तो फिर बेस का ही लेते हैं, बेस का ही लेते हैं फिर। हाँ तो सिर्फ बेस लेते हैं, क्योंकि जब भी सॉल्ट और बेस साथ में होगा तो सॉल्ट तो it will not contribute छोटा much to the contribution solution है। because of lower concentration। उसमें डायरेक्टली पीओएच बेस का ढूंढते हैं और 14 में से माइनस करके पीएच ढूंढते हैं। ये 3 केसेस थे जो मैंने बताए थे। POH में PKB यूज होता ना। हाँ वो बफर का फॉर्मूला में, के अंदर बफर के अंदर तो ये कौन सा होंगे? नहीं ये मैंने थर्ड केस क्या बोला, देखो अगर ये 10 है और ये 20 है ना, हम्म, तो ये 0 होगा, हम्म, फिर ये खत्म होगा, ये बचेगा और ये 10 बनेगा। हाँ 10 बनेगा। तो हाँ अब सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट है, तो सॉल्ट को इग्नोर करना है, और उस केस में आपका NaOH के हिसाब से OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जितना ढूंढना OH पड़ेगा। माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो 10 बचा ना, हाँ हाँ 10 मिलीमोल बचा हाँ अपॉन 200 करोगे 200 0.05, 105 फिर यहाँ से POH निकालोगे 5 into 10⁻² हो गया ना, log तो इसका शॉर्टकट क्या था, 2 minus log 5 हाँ which yes is 2 minus 0.7 1.3, 0.48 0.7 हाँ हाँ 0.7 और फिर pH 14 में से माइनस करके 12.7 मिल जाता। तो सर बेसिक बफर कैसे करना था? बेसिक बफर में तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा ना, ओके हाँ हाँ बराबर बराबर वो तो फिर सीधा ये रिएजेंट्स ही चेंज हो जाएंगे। ओके ओके सर हाँ बराबर। ठीक है, हम्म, तो एक क्वेश्चन जिसमें मैंने तीनों केसेस वापस डिस्कस कर दिए है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आएगा, Yes, yes. एक बफर आएगा और एक बेस या एसिड का डायरेक्ट रिलेशन। yes sir नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक ग्रेफाइट इज एट द एनोड, ट्रू या फॉल्स? हाँ नहीं ग्रेफाइट एनोड पे इम्प्योर होता है। एनोड तो impure है ना। रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक क्या दिया है आपको, ECI है, भूल गया। मतलब क्या, प्योर कैथोड Pure at cathode, impure at anode. बस प्योर इज ऑलवेज obtained एट द कैथोड एंड इम्प्योर, कैथोड प्योर जिंक जो होगा वो एनोड पे रखते हैं। तो इस केस में ग्रेफाइट एनोड पे होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, होता है। इम्प्योर या क्रूड जिंक एनोड पे होगा, क्रूड। Yes. इम्प्योर मेटल इज एट द कैथोड, No. भाई भाई bad she, okay, metal ion gets reduced at the anode, क्या हूँ, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे होता है कि एनोड पे? हार्दिक सेंट्रल कैथोड- रेलवे भूल गया क्या? नहीं नहीं अरे गलती से हो गया कैथोड पे होता कैथोडिक रिडक्शन और एनोडिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो पहले 3 तो ऑप्शंस गलत है, आंसर था डी है। Acidified इज zinc। एसिडिफाइड जिंक सल्फेट। ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट होगा हाँ और स्ट्रिप ऑफ जिंक विल बी द कैथोड एंड जो क्रूड जिंक होगा दैट विल बी द एनोड। ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट। दैट्स इट। क्लियर?